नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे नक्सलवाद के मुद्दे पर। दरअसल लाल सलाम को भारत आखिरी सलाम कर रहा है, क्योंकि 31 मार्च 2026 की तारीख तय हुई थी कि देश से नक्सलवाद की विदाई हो जाएगी, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जो नए ज़माने की पीढ़ी, उसको शायद नहीं पता होगा कि देश में कभी कभी दस्युवाद भी चलता था, डकैत आतंकवाद को। बाद में इसको नक्सलवाद भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो दस्यु होते थे उन्हें अक्सर बागी कहा जाता था। बागी यानी समाज से बगावत करके जो जंगल में बंदूक उठा ले उसे बागी कहते थे, और बाद में उनके नेता को दस्यु राज कहा जाता था, फिर वो डकैत और बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन कई ऐसे डकैत थे जो अमीरों को लूटते थे और गरीबों में पैसा बांटते थे। उनकी लोग बड़ी इज्जत भी करते थे, उनकी प्रतिष्ठा भी थी, और इसलिए वो पूरी ज़िंदगी पुलिस को चकमा भी देते रहे, पुलिस से बचते भी रहे। बात दरअसल हो रही नक्सलवाद की, लेकिन मैंने इसमें दस्यु समस्या को इसलिए जोड़ा क्योंकि कभी डकैतों की समस्या भी नक्सलवाद की तरह खतरनाक थी, लेकिन उसका भी उन्मूलन हुआ। जब उसका उन्मूलन हुआ तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अब नक्सलवाद का भी उन्मूलन हो गया है, और कल के बाद से कभी कभार कोई नक्सलवादी घटना हो सकती है, कोई हथियार उठा सकता है, लेकिन वो इक्का दुक्का घटनाएं होगी और जिसे पुलिस या तो गिरफ्तार कर लेगी या एनकाउंटर में खत्म कर देगी, जैसा डकैतों को खत्म किया। डकैतों को मैं फिर कहूँगा कि वो बागी हुआ करते थे। डकैत शब्द उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन बाद में उसमें भी गिरावट आई, और फिर डकैत ऐसे होगा कि जो अत्याचार अनाचार करने लगे, और उसके चलते वो खत्म हो गए। कुछ कहानी ऐसी ही नक्सलवाद की है। नक्सलवाद शुरू हुआ था 1967 में पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग से, लेकिन 2026 से आते आते उसमें बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, इसलिए आज उसे समाप्ति की तरफ जाना पड़ा है। और कल के दिन कोई और बागी समाज से निकलेगा, उसे कोई और नाम दिया जाएगा। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चर्चा करने के पहले आपको बता दें कि इस पर जुड़े हैं हमारे साथ नई दिल्ली से नागेंद्र सिंह परमार, राजनीतिक विशेषज्ञ। फोन लाइन पर जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी, और स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी संदीप पाठक जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में क्या कहा। 12 राज्य छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, केरल, कर्नाटक का कुछ हिस्सा और उत्तर प्रदेश के 3 जिले, ये पूरा रेड कॉरिडोर बनाकर रखा और वहां कानून का शासन समाप्त कर दिया। 12 करोड़ लोग गरीबी के अंदर सालों तक जीते रहे, किसी ने चिंता नहीं की, और उनके तक विकास भी नहीं पहुंचा। मान्यवर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मोदी जी के शासन के अंदर कई सारी वर्षों पुरानी समस्या का निराकरण हुआ। धारा 370 हट गई, सीएए का कानून आ गया है। कई सारे बड़े काम जो आजादी के वक्त से इस देश की जनता चाहती थी कि कभी ना कभी हो, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी के 12 साल में हुए, और अब ये नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना भी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर ही हो रही है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिले? तो हमने देखा कि 25 मई 1967 को नक्सलवाद पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग के क्षेत्र से शुरू हुआ था। चारू मजूमदार और कनू सान्याल इसके मुखिया हुआ करते थे। इसे युवाओं में असंतोष और खासतौर से इसको शुरू किया था जमींदारी प्रथा के खिलाफ, आदिवासियों गरीबों के उत्पीड़न को लेकर, और इसके लीडर भी एक जमींदार परिवार के युवा हुआ करते थे। लेकिन ये आंदोलन बड़े सपनों को लेकर शुरू किया गया था कि हम एक समान समाज की स्थापना करेंगे, लेकिन बाद में ये आंदोलन भी उन विकृतियों का शिकार हुआ जो अक्सर बड़े आंदोलन हो जाते हैं। इसमें भी वसूली होने लगी, यहाँ पे नैतिक पतन हुआ, और फिर ये एक तरह से सरकार के खिलाफ युद्ध हो गया, बगावत हो गई, और विद्रोह को चलते इसे बहुत जगह तो सफलता नहीं मिली, लेकिन लंबे समय तक 60 साल तक ये देश के ऊपर एक तरह से लदा रहा, देश को नुकसान पहुंचाता रहा। मध्य प्रदेश या अभी के छत्तीसगढ़ की हम बात करें, यहाँ सबसे बड़ी घटना हुई थी जिसमें सीआरपीएफ के जवान बड़ी संख्या में शहीद हुए थे। तो हमारे साथ जुड़ गए हमारे तीनों मेहमान। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत दिल्ली से हमारे
नागेंद्र सिंह जी, आपसे करना चाहते हैं। मामला दिल्ली में है, संसद में आज देर तक गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ वक्तव्य दिया उसका एक हमने आपको निष्कर्ष सुना है कि आखिर 67 साल से जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि नक्सलियों के साथ देश का पढ़ा लिखा साहित्यिक तबका जो अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव मानता था, उनका समर्थन था। उसमें पत्रकार भी शामिल थे, उसमें साहित्यकार भी शामिल थे, और उसमें राजनेताओं की एक ऐसी टीम थी जो कभी चीन का जब भारत पर हमला हुआ था तब उस पार्टी के नेता भारत के साथ नहीं थे बल्कि चीन के साथ हुआ करते थे। मैं कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूँ, माओवाद की बात कर रहा हूँ। आपसे जानना चाहता हूँ, कल से देश में माओवाद या ये नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, 31 मार्च है 2026 की। आपकी राय, इसके बाद नक्सलवादी क्योंकि कोई घटना होगी नहीं, ऐसा नहीं है, छुटपुट कुछ हुआ भी तो मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा कि इसको पुलिस और बाकी सुरक्षा बल के लोग उसे वहीं रोक देंगे, उसका समाधान कर देंगे, उसको समाप्त कर देंगे। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे क्या और देश को भी ऐसा लगता है कि नक्सलवाद की कली कमर पूरी तरह टूट चुकी है। अब नक्सलवाद की कोई बहुत ही रेयर से रेयर कोई घटना देखने को मिले तो मुश्किल से बामुश्किल मिले। नहीं लगता कि नक्सलवाद इस देश में बचा है। गृह मंत्री ने कहा, उससे हम पूरी तरह सहमत है कि नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ी जा चुकी है, नक्सलवाद इस देश से खत्म किया जा चुका है। और आप देखिए कि मतलब ये 50-55 साल का दंश था और कितनी सरकारें आई और गई करने की, तो इसमें तो निश्चित रूप से एनडीए गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी की काबिले तारीफ रही है ये कि किस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही सुसंगठित और संयोजित ऑपरेशंस चला के किस तरीके से नक्सलवाद का समूल नाश किया है इस देश के साथ में। आप देखिए ना कि 1967 में बंगाल के नक्सलवादी से जमींदारों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ शुरू हुआ एक आंदोलन किस तरह से कालांतर में बाद में वो उग्रवाद, नक्सलवाद और माओवादी आंदोलन में बदल गया, और आंदोलन ऐसा बना जो सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। और सशस्त्र विद्रोह भी किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, जहां ये कहा जाने लग गया कि सत्ता जो है वो बंदूक की नोक से होके गुजरती है। और कालांतर में बाद में हम देखें तो उनके पास में कोई लाठी नहीं थी कि लाठी और से वो लड़ रहे हो या अहिंसात्मक तरीके से वो आंदोलन लड़ रहे हो। उनके पास आधुनिक हथियार थे, गोला बारूद था, और किस तरीके से उसमें फिर आर्थिक प्रलोभन आ गए जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स है, क्या बहुमूल्य औषधियां हैं, पेड़ है, किस तरह जो हमारे जानवर है या पशु पक्षी हैं उनका किस तरीके से अवैध तरीके से दोहन किया जाने लग गया, उनको इस आड़ में, आंदोलन की आड़ में बेचा जाने लग गया, किस तरह से उसमें विदेशी शक्तियां आग कूदी। और एक समय ऐसा आया कि 14 से ज्यादा राज्य के करीब एक रेड कॉरिडोर बन गया। 14 देश के 14 से ज्यादा राज्य के करीब इसके प्रभावित आ गए, चपेट में आ गए। हजारों निर्दोष लोगों की जान गई, कितने हमारे सशस्त्र बल के सैनिकों को कुर्बानियां देनी पड़ी। और आप जिस राज्य से आते, पहले संयुक्त था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उसमें तो एक कांग्रेस पार्टी के लीडरों की एक पूरी जमात खत्म कर दी गई इसके द्वारा। तो इसमें तो कोई बात नहीं कि नासूर बन चुका था, नासूर का खात्मा किया सरकार की काबिले तारीफ है सरकार की। रेड ना सिर्फ खात्मा किया है, उस पूरे रेड कॉरिडोर को ग्रोथ कॉरिडोर में बदला है। वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, रोजगार, इंटरनेट, सड़क, बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई है। आत्मसमर्पण करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया है और उनके पुनर्वास की भी योजना बनाई गई है। तो इसकी तारीफ की जानी चाहिए। और उससे भी अच्छी बात यह है क्योंकि यह आंदोलन पिछले काफी समय से माओ से प्रेरित हो गया था, कोई भारतीय किसी संत महात्मा से प्रेरित नहीं था, अहिंसावाद से प्रेरित नहीं था, ये माओ से प्रेरित था और ये सशस्त्र विद्रोह था। तो इसका खात्मा तो किया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और इसमें आपने जो कहा अपने संबोधन में वो बात भी मायना रखती है कि इसकी दलित, पिछड़े और आदिवासियों को तो बरगलाया गया, लेकिन इसकी एक कहीं ना कहीं अर्बन विंग भी थी जो इनके पक्ष में फिल्में बनाया करती थी, पत्र पत्रिकाओं में लेख छापा करती थी, विभिन्न तरह की डॉक्यूमेंट्री इनके पक्ष में बनाया करती थी। तो माहौल इस तरह बनाया करता था कि ये भी कहा गया, देखिए हमारे जननायक बिरसा मुंडा और भगत सिंह की भी कई बार तुलना हुई है, देखिए क्या किस तरह की बेवकूफियां थी ये। तो ये बहुत सुखद समय है और बहुत पूरा देश ही शायद इसको अच्छे तरीके से लेगा कि नक्सलवाद का कम से कम खात्मा हो गया इस देश। जी, असल में नागेंद्र जी, ये जो नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ था, ये पता ही नहीं चला कब ये देश के खिलाफ एक अघोषित युद्ध की तरह हो गया। हुआ था समाज में समरसता लाने के लिए, लेकिन ये
अचानक या हम कहें कि बहुत सोची समझी साजिश के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ युद्ध का आह्वान था। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश में आतंकवादियों की भी रिपोर्टिंग की और नक्सलवादियों के बारे में भी एक बार छत्तीसगढ़ के एक इलाके में उनके कैंप में जाने वाला था। जब मैं उन दिनों नई दुनिया में हुआ करता था, मेरे एक साथी रायपुर में थे और वो उस कैंप में गए भी थे। 7 दिन वो रहे भी और 7 दिन के बाद उन्होंने उसकी रिपोर्टिंग भी की। कई सारे फोटोग्राफ्स थे। जब मुझे वहाँ मैंने जाने की कोशिश की तो मेरी बाकायदा रैकी की गई। नक्सलवादियों ने मुझे अपने ऑफिस में आके, मुझे पता नहीं चला कब उन्होंने मेरी गतिविधियों को हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक वॉच किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो पत्रकार है राघवेंद्र सिंह, ये हमारे कैंपों में आ सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सारा मामला है, नक्सलवादियों का कनेक्शन था कश्मीर के आतंकवादियों से, नक्सलवादियों का कनेक्शन था खालिस्तान के आतंकवादियों से, और नक्सलवादियों का कनेक्शन था जो श्रीलंका में आतंकवाद का मामला हुआ था, प्रभु करके जो थे, उनसे भी हो गया था, लिट्ठे वालों से। तो एक तरह से ये अलग देश की बात करने लगे थे। और पाकिस्तान खालिस्तानी भी अलग देश की बात करते थे, कश्मीर के आतंकवादी भी कश्मीर को देश से अलग करने की बात करते थे, और नक्सलवादी भी इसी का एक हिस्सा बन गए थे। वो भी अलग दंडकारण्य की बात करते थे और बहुत सारी बातें थी। तो मुझे लगता है कि ये आंदोलन शुरू हुआ था समाजवाद लाने में, समरसता लाने में, और पता ही नहीं चला कब ये देश के खिलाफ हो गया। तो बहुत सारी गंभीर बातें थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और अमित शाह गृह मंत्री को इसमें साधुवाद देना चाहिए। उसके साथ हमारे ऐसे सैकड़ों जवान जो इस पूरे मामले में शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ में तो एक पूरी की पूरी बटालियन जो थी उस पर हमला किया गया था और करीब 76 जवान, उसमें 73 जवान शहीद हो गए थे। बहुत बड़ा हादसा था। उसके बाद फिर सरकार ने कठोर कदम उठाए और नतीजा हम देख रहे हैं कि पूरे देश से ये एक तरह से लाल सलाम अंतिम विदाई की तरफ है, उसको अंतिम सलामी दी जा रही है कि अब आप यहाँ से विदा हो जाएं। मेरे साथ रमेश सिंह जी भी हैं। रमेश जी, ये जो नक्सलवाद था, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ एक आंदोलन हो गया था जिसमें देश को टुकड़ों में बांटने की साजिश थी। मैं नहीं कहता कि कनू सान्याल या जिन लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया था उनकी कभी ये मंशा रही होगी, लेकिन ये जिस रास्ते पर चला गया था उसका अंत इसी कुछ तरह से होना था, जैसे कभी दस्यु सम्राटों का हुआ, कभी डकैतों की गैंग का हुआ, वैसे नक्सलवाद का होगा। जी राघवेंद्र जी, जो नक्सलवाद है इसको सबसे बड़ा अम्ब्रेला, सबसे बड़ा वैश्विक सपोर्ट था वो डीप स्टेट का था। जब डीप स्टेट का सपोर्ट इनको हासिल हो गया, डीप स्टेट का दखल हो गया, डीप स्टेट की फंडिंग इनको होने लगी, तो स्वाभाविक रूप से इनके ऊपर उनका नियंत्रण हो गया और ये ना चाहते हुए भी उसी रास्ते पर चलने लगे जिस रास्ते को वो चाहते हो। डीप स्टेट ने क्या किया था कि नक्सलवाद के माध्यम से, नक्सलवाद को आधार बनाकर भारत पर रणनीतिक और कूटनीतिक दबाव बना, भारत को पिछेड़ने के लिए, भारत की जो विकास की दर है उसको जहां का तहां खड़ा करने के लिए, और अगर हो सके तो देश को टुकड़े करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा अमित शाह और बीजेपी की सरकार को, उनने जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया। बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के इस समस्या का समाधान संभव नहीं था। उनने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और मल्टीलेटरल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। एक तरफ तो जो बड़े बड़े ऑपरेशन किए, जो केंद्रीय सुरक्षा बल थे, अर्धसैनिक बल थे, उनका इंटेलिजेंस के समन्वय के साथ ऑपरेशनल यूज किया, ताकि जो नक्सलवादी थे उनके ऊपर रणनीतिक और सामरिक दबाव बन गया। और उस दबाव के कारण वो एक प्रकार से दबाव में आ गए और एक बातचीत करने की तरफ या आत्मसमर्पण की तरफ भी बढ़े, और अगर जो नहीं बढ़ा वो मार डाले गए। दूसरी तरफ सरकार ने इसमें क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, सड़क, बिजली, इंटरनेट जैसी सुविधाएं आदिवासियों को पहुंचाई, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम चलाए, जिससे सरकार के प्रति जो आदिवासी है उसका भरोसा बढ़ा। तो उसका भरोसा बढ़ा तो ये जो सरकार थी, ये जो आतंकवाद की, नक्सलवाद की समस्या थी, एक प्रकार का इंटरनल सिक्योरिटी, जबरदस्त इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट था, जिसे रेड्यूस करके उनने और एक कंट्रोल्ड सिक्योरिटी थ्रेट पर बिल्कुल निम्न स्तर पर ले आया है। अब सरकार के सामने चुनौती ये है कि इससे जो स्टेटस को बना है, इस स्टेटस को रेज्यूम करने के लिए सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, संवेदनशीलता के साथ और सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, वरना इसको फिर से खड़ा होने में देर नहीं लगेगी।
सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है राघव जी। सामाजिक न्याय के अभाव के कारण, प्रशासन की संवेदनशीलता के कारण और जो विकास की समावेशी प्रकृति होनी चाहिए, इन चीजों का अभाव रहा। इसकी वजह से आदिवासियों के क्षेत्र दिमाग में नक्सलवाद के जो बीज है वो डलते चले गए। स्थानीय स्तर पर संवाद और सहभागिता सबसे जरूरी है। सरकार को इसकी सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके बाद आज हालत ये होगी कि 200 से घट के 40-50 डिस्ट्रिक्ट में बहुत संक्षिप्त थोड़े से लेवल पे निकल के आ गया है, लेकिन इसकी जो बीज है वो अभी भी मौजूद है। और सरकार को अब बातचीत और विकास और आम जो आदिवासी है उसके साथ संवाद सबसे जरूरी है। सरकार जो लोकल प्रशासन है और लोकल जो राजनीतिक प्रतिनिधि है वो संवाद करें। जो युवा है उसको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उसको सत्ता में भागीदारी दी जाए और इस तरह से भागीदारी दे, उसे इस तरह स्पेस दे कि वो अपनी समस्याओं को हल करने में खुद सक्षम हो सके। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल ये सारा मामला सामाजिक विषमता का भी है। अगर थानों में आने वाली शिकायतों का निराकरण पुलिस कर दे, तहसीलों में ज़मीनों को लेकर जाने वाली के विवादों का अगर तहसीलदार या पटवारी ठीक से इसको समझ के उसको निदान कर दे, और उसके बाद कलेक्ट्रेट में, तो बहुत सारी समस्या तो संदीप पाठक जी यहीं से जुड़ी होती है, आदिवासियों की या गांव की, जिसे इस तरह के जो तत्व होते हैं अपने हाथ में लेते हैं और बाद में उन्हें वो समाज से विद्रोही या बागी बनाकर नक्सली की तरफ ले जाते थे। मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी तो सरकार ने पूरी की, अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रशासन इन समस्याओं को, थाने में आने वाली शिकायतों को, तहसील में आने वाली शिकायतों को ठीक से और समय पर निराकरण करे। तो फिर इस तरह की समाज में जो बागी भावना है वो अपने आप दमित तो नहीं, लेकिन वो उसका शमित जरूर हो जाएगी। आपकी राय? देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति तो हमने सदन में देख ली कि 31 मार्च नियत तारीख आ गई और नक्सलवाद की समाप्ति की घोषणा जो है फलीभूत हो रही है। लेकिन निश्चित एक बात ये देखनी पड़ेगी कि प्रशासन किस हद तक इस चीज़ को बनाए रखता है। किसी भी एक प्रकृति का नियम है, आरंभ है तो अंत भी निश्चित है। आज नक्सलवाद जहाँ से शुरू हुआ, एक विचारधारा को लेकर शुरू हुआ, उसके साहित्य को ले लें, उसकी शिक्षा को ले लें। आपने देखा कि दिल्ली तक में एक वाम पंथ का पूरा एक परचम सा लहराया गया। एक समय, बहुत लंबा समय चला जब जेएनयू इस मामले में एक केंद्र बना रहा। लेकिन वो विचारधाराओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए भोले भाले आदिवासियों को, गरीब लोगों को जिस तरीके से दमित किया गया, डराया गया, जिस तरीके से उनको मतलब कत्लेआम हुए, सुरक्षा बलों की बात कर लीजिए, खुफिया एजेंसियों की बात कर लीजिए, सब तरफ एक तरफ से ये लगभग 58 साल के आसपास हो गया, ये निरंतर चलता रहा। लेकिन ये राज्य बिल्कुल इस मामले में सरकार, साधुवाद है सरकार को कि उन्होंने ये जो निर्णय लिए हैं और आगे चल के इस बात को, और जो आपने कहा कि स्थानीय स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे ये कभी फिर उठ ना पाए, क्योंकि बीज तो खत्म होने में, जो अभी हमारे पैनलिस्ट साथियों ने कहा कि ऐसा ना हो कि इस बात को हम एक उत्साह के तौर पे छोड़ दें, क्योंकि बदले की भावना को बदलाव तो मिटा सकता है, लेकिन फिर भी बदले की भावना कहीं ना कहीं एक केंद्र में बनी रहती है। मैंने इसलिए चर्चा की शुरुआत में कहा था कि डकैतों की समस्या का समापन हुआ है। कभी विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण जी ने उन डकैतों को समर्पण कराया, बाद में उनको खुली जेलों में रखा और फिर उन्होंने एक सामान्य जिंदगी जी। अब सवाल है कि ये सरकार इसके बाद कैसा कदम उठाती है। इसमें पुलिस और तहसीलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन नागेंद्र जी, बात यह है कि ये इतने आराम से ख़त्म नहीं हुआ है। नक्सलवाद का मामला, आज की हम बात करें तो जॉर्ज सोरोस भारत में सत्ता बदलने के लिए काम कर रहे हैं। जो डीप स्टेट की बात रमेश सिंह जी कर रहे थे, मेरा मानना यह है कि जब से भारत में एनजीओस को, स्वयंसेवी संगठनों को विदेशी मदद बंद हुई है, या विदेशी मदद मिलने पर सरकार ने कड़ाई का रुख अपनाया और उनसे पूछा कि कहाँ से पैसा आ रहा है, आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितने लोगों को दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उस वजह से भी नक्सलियों की कमर टूटी। क्योंकि नक्सलियों के पक्ष में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एनजीओ का मुखौटा लगाकर नक्सलियों की मदद करते थे, और वो मीडिया में भी थे, वो प्रशासन में भी थे, वो राजनेताओं के भीतर भी थे, और इसी के चलते ये मामला इतना लंबा चला। आपकी राय? एनजीओ की गर्दन दबाना, जो विदेशों से फंडिंग जिनको होती थी, फंडेड थे, उनका भी मुझे लगता है कि बड़ा रोल रहा था, और उनकी जब कमर टूटी तो नक्सलवाद भी कमजोर पड़ा।
नागेंद्र जी। बिल्कुल राघवेंद्र जी, जी इसको नक्सलवाद को खत्म करने पे कई स्तरों की कार्रवाई हुई है, कई स्तरों पे काम करना पड़ा है। उसमें से एक स्तर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये भी था कि एनजीओ की फंडिंग थी विदेशी, वो कैसे मदद कर रही थी। देखिए डीप स्टेटों और बहुत सारे ऐसे देश है डीप स्टेट के अलावा भी जो चाहते हैं कि जो ऐसे विकासशील देश है जिनमें रेयर अर्थ मिनरल्स और बहुत सारी संभावनाओं से भरे हुए देश है, उनमें वो हमेशा स्थिर रहे, वहां राजनीतिक स्थिरता ना आए, वहां आर्थिक संपन्नता ना आए और वहां सामाजिक रूप से भी विषमता और भेदभाव बना रहे, तभी ऐसी जो विदेशी ताकतें हैं उनके एजेंडे और मंसूबे उनके पूरे होते हैं। लेकिन ये देश की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि उसने अलग अलग स्तर पे कार्यवाही किया, जैसे चाहे एनजीओ की विदेशी फंडिंग को रोकना, जो मूल विचारधारा से लोग भटक गए थे, भोले भाले ग्रामीण थे या आदिवासी कहिए, उनको मुख्य धारा में लाना, उनका पुनर्वास करना, उन्हें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, इंटरनेट सुविधाओं से जोड़ना और उन्हें समुचित विकास की मुख्य धारा में लाना, और जो गोली की भाषा समझते थे उन्हें गोली की भाषा में जवाब देके समझाना, कई स्तर पे बनाया गया। हाँ, आपने और मेरे को से जो कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए आदिवासी और जो ग्रामीण है पिछड़े, वो जल जंगल जमीन को देवता की तरह पूजते हैं, वो ईश्वर मानते हैं उन्हें। तो ऐसे में उनको ये लगातार समझाया जाना, हो सकता है विकास के लिए, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, पेड़ पौधे का बहुमूल्य जड़ी बूटियों के लिए और अन्य अन्य कार्यों के लिए जरूरत होती रहती है सरकार को इन चीजों की, लेकिन ये जरूर समझाया जाए उन्हें के साथ समन्वय बना के उन्हें समझा के फिर इन योजनाओं पे आगे बढ़ा जाए, स्थानीय स्तर पे भी, प्रशासनिक स्तर पे भी, ताकि उनके अंदर कोई किसी तरह का दिग्भ्रम पैदा ना करे, उन्हें भटकाव उनके अंदर पैदा ना करे। इस बात की तो हमेशा जरूरत है। जी, दरअसल मैंने एनजीओ की बात की थी, तो हम सबको याद होगा कि शाहीन बाग के आंदोलन चले थे देश में। पीएफआई जैसी संस्था जो एनजीओ थी वो उनको एक तरह से लीड कर रही थी, और जब दिल्ली में शाहीन बाग का आंदोलन बहुत चला, फिर जब वो देश भर में फैला, तब सरकार की जो एजेंसियां थी, सिक्योरिटी एजेंसी और जो खुफिया तंत्र था, उसने पता किया कि इसके पीछे कौन, और 1 साल की लंबी जांच पड़ताल और खुफियागिरी के बाद ये पता हुआ कि पीएफआई नाम का जो संगठन है ये विदेशों से पैसा लेता है और देश के भीतर इस तरह के विद्रोह को पनपाने में मदद करता है। शाहीन बाग उसी का हिस्सा था जिसमें सीए एनआरसी को लेकर भी देश के अंदर विद्रोह की स्थिति लाने की तैयारी कर रहे थे, जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ। तो मुझे लगता है कि सरकार ने कई एंगल पर काम किया था, उसमें पीएफआई का जो एंगल, मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ कि वो सबसे ताज़ा मामला है, और नक्सलवादियों को तो बहुत सारे एनजीओ मदद करते थे और कई मीडिया हाउस भी उनकी मदद करते थे। रमेश जी, आपकी राय? सरकार को सबसे पहले कूटनीतिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर जो विदेशी शक्तियों की साजिशें भारत के प्रति होती है, उनके प्रति सतर्क रहना होगा कि कहीं वो देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इसके प्रति गतिविधियों को प्रोत्साहन, फंडिंग ना दे। दूसरी बात यह है कि अगर भविष्य में नक्सलवाद फिर से पैदा होता है तो ये जो आदिवासी युवा है उनके दिमाग में शुरुआत होगी। तो आदिवासी युवाओं को मुख्य धारा में रखें, उन्हें सत्ता में भागीदार। रमेश जी, आदिवासी युवाओं को केवल इसलिए नहीं समाज से अलग करने की कोशिश हो रही, उनको तो सनातन से अलग करने की भी कोशिश हो रही, ताकि देश में आदिवासी एक अलग वर्ग बन जाए, क्योंकि बड़ा देव और छोटे देव की पूजा तो आदिवासी करते हैं और ये सनातन का हिस्सा है। लेकिन पूरे देश में बहुत सारे एनजीओ और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारे युवाओं को भी इसमें अलग करना चाहती है कि आदिवासी इस देश के सनातन से अलग है। ये भी एक किस्म का वाद है, नक्सलवाद कहते हैं, आप उसको कोई भी नाम दे दे, ये भी चल रहा है। इस पर, इससे भी लोग या सरकार निपटने की तैयारी कर रही है। जी, आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण की कोशिशें ईसाई मिशनरियों की, वो इसमें खाद पानी का काम करती। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण चीज है, थाने और तहसील के स्तर पर आदिवासियों की सुनी जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कि पुलिस वाले और जो तहसील वाले हैं आदिवासियों की ऐसे बिहेव करते हैं उनके साथ जैसे ये भारत के नागरिक ही ना हो, कहीं अफ्रीका से आए हो। तो फिर इसके बाद जब उनकी समस्याओं का वहाँ समाधान नहीं होगा तो अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए जब कोई दूसरा उपलब्ध होगा तो वहाँ पहुंचेंगे। तो ये तो जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन को संवेदनशीलता दिखानी होगी, नहीं तो ये समस्या फिर पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। तो जैसे डकैत समस्या का समापन हुआ है, कभी कभी कोई डकैत होते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद वो या तो एनकाउंटर में मारे जाते हैं, अपने आप वो रास्ता बदल लेते हैं। पाठक जी, जो बात रमेश सिंह जी कह रहे हैं, जो हम सब चर्चा की हमारी एक तरह से केंद्र में है, कि अब इसके बाद थाने और तहसीलों को बड़ी भूमिका निभानी होगी
ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासियों में और शहरी क्षेत्रों में भी लोग कहते हैं ना कि अर्बन नक्सली, तो इसमें जो समस्या आ रही है उसका समय पर निदान करें और न्यायपूर्ण तरीके से करें। ये एक बड़ा टास्क होगा, बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। देखिए, इसमें अलगाव को दूर करके जुड़ाव की बात प्रशासन को करना पड़ेगी। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र में जो दूरांचल थाने हैं, पुलिस फोर्स है, जब तक ये उनके बीच में घुलेगी मिलेगी नहीं, अपना विश्वास अर्जित नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब नहीं है। वो लोग तो मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं और प्रशासन अपने मतलब शासन स्तर पर अपने काम भी हो रहे हैं डेवलपमेंट के, विकास के। तो विकास की गति से भी उसको तोड़ा जा रहा है और एक विश्वास से भी। अगर ये दोनों चीजें वहां अंदर तक काम कर गई तो दूसरा व्यक्ति वहां मतलब एंटर नहीं कर पाएगा। और ऐसी स्थिति में एक जो हम चाह रहे हैं कि भोला भाला आदिवासी है, और आदिवासी भोला भाला एक मजबूर नहीं है, बहुत समृद्ध है, सिर्फ समझ की कमी है। उसकी चीजों को यदि समझ जाए, वो बिल्कुल वैज्ञानिक है। ठीक, उसको समझना पड़ेगा। और निश्चित रूप से सरकार की मंशा भी है और समाज की भी जिम्मेदारी है इस तरीके की, और प्रशासन की कि वो उस तरीके के काम कर पाए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब जिम्मेदारी प्रशासन की है, थानों की है, तहसील की है। अगर यहाँ सही काम हुआ तो ये पूरा मामला सफल हो जाएगा, नहीं तो सरकार की कोशिशों पर पानी फिरते देर नहीं लगेगी। तो नक्सलवाद या लाल सलाम को आखिरी सलाम हमारी तरफ से भी, और उम्मीद करते हैं कि जो लोग मुख्यधारा में लौटे हैं वो समाज के विकास में काम करेंगे और शांति के लिए भी काम करेंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, रमेश जी आपका बहुत साधुवाद, और पाठक जी आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।